तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये जो डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन में बेसिकली ये यहाँ पर ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस M, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करें। So Avantika, are we clear what we want? हाँ। तो देखिए, see what we have understood till now is कि जो न्यूक्लियस का रेस्ट मास है, आप उसको अगर कंपेयर करेंगे उसके न्यूक्लियस का जो रेस्ट मास है उसको अगर कंपेयर करेंगे आइसोलेटेड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, तो जो रेस्ट मास है वो कम आता है। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस हमें पता है He42, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अपनी छोटी सी जगह में बैठाए हुए हैं। अब ये आइसोलेटेड प्रोटॉन, ये आइसोलेटेड प्रोटॉन, ये आइसोलेटेड न्यूट्रॉन, ये आइसोलेटेड न्यूट्रॉन, ये सारी आइसोलेटेड कंडीशंस में है। आइसोलेटेड मतलब एक दूसरे से बहुत दूर है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। इनका मास निकाल लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर पकड़ने के लिए एज्यूम कर लीजिए 10 किलो, बट इनको जब आप न्यूक्लियस बनाएंगे तो न्यूक्लियस में अब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जब मास दिया जाता है तो वो आता है 8 किलो। तो ये जो मास डिफेक्ट है जो कि -2 किलो आपको नजर आ रहा है, तो आइंस्टाइन साहब ने हमें ये समझाया कि भाई यही जो है यही कंट्रीब्यूट करता है टू द बाइंडिंग एनर्जी। वैसे वन थिंग आई नीड एंड वी डिराइव दिस यूजिंग द E is equal to mc square। तो उसमें ये जो डिफरेंस इन मास है ये बेसिकली कंट्रीब्यूट्स टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इसका इनवर्स ये भी है सरदार जी, इसका इनवर्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने ये न्यूक्लियस को तोड़ दिया तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और सारे भागेंगे, इंफिनिटी के भागेंगे। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो बाइंडिंग एनर्जी है, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज। जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका जो फंड है वो यही है कि आप न्यूक्लियस के साथ जाके उंगली करते हैं। मैं समझ गया, नहीं डाउट ले। तो अब धीरे धीरे जो ये सारी इंग्लिश लिखी हुई है, इंग्लिश का मतलब समझते हैं, तो हमें कंसेप्ट समझ आ गया कि आइसोलेटेड मास ऑफ प्रोटॉन और आइसोलेटेड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है दैट इज मोर देन द मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस। यहां तक क्लियर है? समझते क्या? नहीं डाउट? अब हम अभी यही बात कर रहे थे कि ये जो है ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। अब याद रखिए जो ए है, जो मास नंबर है, दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, और जो एटॉमिक नंबर है दैट इज ओनली प्रोटॉन्स। एनी डाउट? नहीं सर। तो अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है दैट विल बी द मास नंबर माइनस द एटॉमिक नंबर, आर यू क्लियर? मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें मास ऑफ न्यूक्लियस में सब्ट्रैक्ट करना। आपने समझ लिया? नहीं डाउट? नहीं सर। इसमें सिर्फ आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है जो शायद आप जब अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे आपको कंफ्यूजन करेगी, क्योंकि हर टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से चीजें लिख दी है। तो स्मॉल एन आपकी टेक्स्ट बुक में न्यूट्रॉन है और कैपिटल एन जो है वो न्यूक्लियन है। जो समझते हैं? नहीं डाउट? नहीं सर। तो जब यहाँ वो mn लिख रहा है तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और जो ये mn लिख रहा है ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो यही जो डिफरेंस है यही मास डिफेक्ट है। इसको आपकी टेक्स्ट बुक में डिसअपियर्ड मास लिखा, मास डिफेक्ट बोल दीजिए, डिसअपियर्ड मास बोल दीजिए, बट फाइनली यही जो डिसअपियर्ड मास है ये हमें बाइंडिंग एनर्जी दे रहा है। इसकी वजह से आप इतने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक छोटी सी जगह में बाइंड नहीं करते हैं। समझते हैं? नहीं डाउट? तो यहाँ पर देखिए, अब जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड की जो भी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है
वो आपको याद होनी चाहिए। आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है बाइंडिंग एनर्जी की, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ कि the binding energy of a nucleus is defined as the minimum energy required to separate its nucleons and place them at rest at infinite distance apart. दो चीजें क्रिटिकल है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इंफिनिटी में चले जाएंगे और इंफिनिटी में जाके वो रेस्ट में बैठे होंगे, मतलब रेस्ट पे इसलिए क्योंकि और उनमें कोई और एनर्जी है। उसको डिफाइन किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी। मुझे समझ नहीं डाउट है नो सर। तो आपको बता दिया कि बाइंडिंग एनर्जी फेयर गेम है, आपसे पूछा जाएगा उसकी डेफिनेशन। अब देखिए तो मास डिफेक्ट, मुझे ये मास डिफेक्ट निकालना। अब देखिए मास ऑफ द जो एटम है, मास ऑफ द जो एटम है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आर यू क्लियर कर ये समझ गया? यस सर। क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए प्रोटॉन के सामने भी जेड लगेगा और जब इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तब भी जेड लगेगा। आर यू क्लियर? यस। तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन जो है यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन जो है दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द पूरा एटम माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आर यू क्लियर? या अब देखिए जो मेरी बाइंडिंग एनर्जी है, जो मेरी बाइंडिंग एनर्जी है वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, अब मैं लिख सकता हूँ फिर वही आइंस्टाइन सर का इक्वेशन कि ये जो मास डिफेक्ट है इसको आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब सारा का सारा ताम झाम इस इक्वेशन में वापस डाल दिया जाएगा। तो ये जेड एम पी, ये जेड एम पी, ये ए माइनस जेड इंटू एम एन, ये ए माइनस जेड इंटू एम एन, ये एम एन और ये एम एन, और अब मैंने बाहर लगा दिया सी स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक पे डायरेक्टली पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड करा दिया क्योंकि ये आपको तकलीफ करेगा। मैं समझती हूँ क्लियर। हाँ सर। अब जेड एम पी मैंने ऐसे लिखा, ए माइनस जेड एम एन मैंने ऐसे लिखा, बट ये जो माइनस एम एन है, ये जो माइनस एम एन है इसकी वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन से। ये किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि माइनस एम एन है तो ये माइनस का मैंने यहाँ प्लस कर दिया और ये जो प्लस था उसका यहाँ माइनस कर दिया। सरदार को डाउट है? और सी स्क्वायर तो ऐसी बार लिखा हूँ। सरदार को डाउट है? बस अब मैंने क्या किया, ये वाली टर्म जो है और ये वाली जो टर्म है इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया और ये ए माइनस जेड एम एन वो ऐसे लिख दिया और माइनस एम एक्स जेड ए वो ऐसे लिख दिया। तो को डाउट है? और फाइनली एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन वाला जो जंतु है उसको हाइड्रोजन बोला जाता है। तो ये हाइड्रोजन एटम है, तो एम एस मतलब हाइड्रोजन एटम। ए माइनस जेड इंटू एम एन और माइनस जेड माइनस एम एक्स जेड ए इंटू सी स्क्वायर। मुझे एनी डाउट? ये जो नो सर। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये आएगी जूल में और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग कन्वर्जन। मुझे एनी डाउट? नो सर। बहुत बोरिंग है, आई अंडरस्टैंड, मुझे खुद खुद में नींद आ रही है, बट मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप इंडिपेंडेंटली करते हो तो आपको थोड़ी तकलीफ आती है। फाइनली हमने नहीं, रिविज क्लास में ये किया था आज, तो रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका करने का एक और फायदा ये भी होता है कि क्योंकि नाउ यू नो हाउ इट इज डिराइव्ड, तो आप न्यूमेरिकल्स करता है आपको तसल्ली से समझ आ गया। तो दिस इज द रिजल्ट व्हिच इज डिराइव्ड और फाइनली फिर सबने यही लिखा हुआ है कि यार ये जूल में रिजल्ट आएगा और अगर आप उसको एमईवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है? या और जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल किए कि अब आपके पास अगर जब बाइंडिंग एनर्जी आती है तो बाइंडिंग एनर्जी फिर यूज करके आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी देख सकते हैं। मैं समझते हैं एनी डाउट? जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी एवरेज निकाली तो उसमें हमने बोला कि यार 4 न्यूक्लियॉन मतलब 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो जो भी आपकी एनर्जी आ गई उसको बटा 4 कर लीजिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। मैं समझते हैं एनी डाउट? नो सर। न्यूक्लियॉन क्या होता है ये तो पता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो प्रोटॉन भी रह सकता है और वो न्यूट्रॉन भी रह सकता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी यूज करके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को यूज करके ये ग्राफ बनाया जाता है। तो उसमें यहाँ पर मास नंबर रहता है और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रहता है और ये जो ग्राफ बनता है ये बनता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो समझते क्या? नहीं डाउट? नो सर। See, I consider this to be an important graph
मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ लगता है, हो सकता है मेरी पर्सनल चॉइस हो, बट आई थिंक इट्स अ प्रीटी नाइस ग्राफ। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और ओके इंटरेस्टिंग ये सर। है, तो सरदार जी कह रहे हैं कि सुंदर ग्राफ है, इससे आपको देख के ये समझ आ जाता है कि यार ये वाली जो बैंड है, यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो तो ज्यादा है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे और फिर ये वाली बैंड में देखना शुरू करते हैं, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ड्रॉप करनी शुरू करती है। कहने का मतलब जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। सो इफ यू आर अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तो आपको ये पता होगा कि ये वाले जो भाई हैं ये शेकी है, और ये वाले जो भाई हैं ये भी शेकी है। सवाल क्या है, जो स्टेबल यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स में जो स्टेबल एटम्स आपको मिलेंगे वो इस बैंड में मिलेंगे, इस बैंड में। ये समझ के कहने का नहीं सर। जी, वो डिटेल में बात करें नेक्स्ट टाइम। समझ गए, समझ गया, डाउट है? नो सर। सो आई रिपीट व्हाट मिस्टर अर्शदीप इज सेइंग कि सर देखो ऐसा है, आप बोल तो रहे हो बट देन देयर आर दीस पीक्स, और यहीं पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहाँ से यही आपको पूछ सकते हैं कि भैया ये पीक का मतलब क्या हुआ, पीक का मतलब क्या हुआ कि उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये डिटेल में नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप अगर टेक्स्ट बुक भी देखेंगे तो ये जो सर ने जो कमेंट दिया, तो बट एट सब्सिडरी पीक्स एज दिस, सो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन इवन न्यूक्लियर जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं than the immediate nucleus। इसमें any doubt है? any doubt है? नो सर। तो इसमें लिखा हुआ है कंपेयर टू द इमीडिएट नेबर्स, बी आर वार्ड में आपके फ्लोर में 4 फ्लैट है, उसमें ये वाले घर में शांति है। ऐसा नहीं है कि ये घर शांत है, बट कंपेयर टू द अदर 3 फ्लैट यहाँ पर लड़ाई थोड़ी कम होती है, बट लड़ाई यहाँ पर भी दबाती है। बट इनकी जो स्टेबिलिटी है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इसकी स्टेबिलिटी से कम होती है। तो ठीक है, हमारे घर में लड़ाई हमारे पड़ोसियों से कम होती है, पर बर्तन हमारे घर भी टूटते हैं। ये समझ आ गया? ये समझ गया नहीं? नो सर। सूर्य संबंधी का ज्ञान आपको बहुत मिल गया। अब आप ही करेंगे, मैं तो करूंगा नहीं। नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे, ग्राफ्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स आपको खुद करने हैं, और मैं अपनी तरफ से नेक्स्ट टाइम जब फ्राइडे को मिलेंगे या कल अगर थर्सडे को मिलेंगे तो हम रेडियो एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी रेट और ये सब है वो स्टार्ट कर लेंगे, और 2-3 लेक्चर वो भी खत्म हो गए। तो ये सारा जो कांड है न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का जो कांड है वो हम कर रहे हैं, और फिर आगे ऑप्टिक्स की तरफ चलेंगे। तो समझ गया नहीं डाउट? नो सर। I'm closing the meeting. ओके सर।